ठीक है बेटा, तो अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े? हमने वेक्टर स्पेस पढ़ा है, सब स्पेस पढ़ा है, लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा है एंड लीनियर स्पान पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को जब ये चारों टॉपिक क्लियर होंगे तभी आगे के टॉपिक्स भी समझ में आएंगे। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन एंड लीनियर स्पान क्या होता है समझ में आ गया था कल? लीनियर स्पान क्या होता है बताओ? लीनियर स्पान क्या होता है? अगर आपको कोई वेक्टर स्पेस दिया गया है डिफाइंड ओवर एनी फील्ड एफ और एस आपको कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी दिया हुआ है, तो आप लोगों से अगर मैं लीनियर स्पान पूछूं, तो जैसे अगर वी आपको कोई वेक्टर स्पेस दिया हुआ है ओवर एनी फील्ड एफ और आपको एस एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी गिवन है, आपसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज लीनियर स्पान ऑफ एस, ठीक है, लीनियर स्पान ऑफ एस को डिनोट किया जाता है एल एस से, या दूसरा नोटेशन भी मैंने इसके लिए आपको बताया था, दो ब्रैकेट के बीच में ऐसे एस को लिख दिया जाता है, तो दिस सिंबल डिनोट्स लीनियर स्पान ऑफ सेट एस। ठीक है, तो व्हाट इज लीनियर स्पान ऑफ सेट एस? किसका कलेक्शन होता है लीनियर स्पान? बताओ। collection of all possible combinations. फिर कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल, एक वर्ड मिसिंग है, उसको भी पूरा करो। कॉम्बिनेशन सही बोला, लेकिन कैसे कॉम्बिनेशन? लीनियर कॉम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक कॉम्बिनेशन, Linear combination. ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट एस इज नोन एज लीनियर स्पान। ठीक है, स्पान का वैसे सिंपली मीनिंग अगर आप लोग डेली लाइफ में सोचोगे, ठीक है, स्पान का मीनिंग होता है कितना वो फैला हुआ है। ठीक है, जैसे कोई भी सेट है तो अगर उसके स्पान की हम बात करते हैं तो उसका फैलाव कहाँ तक है, ये हमारा स्पान होता है। ठीक है, तो अगर सिंपली जैसे एक कोई लीनियर स्पान का हम एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि आज हमें बेसिस पढ़ना है, तो बेसिस के लिए आपको लीनियर स्पान समझ में आना चाहिए। ठीक है मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। मेरा वॉइस क्लियर नहीं है अभी? ठीक है, यस मैम, क्लियर नहीं आ रही है। अभी भी क्लियर यस नहीं आ मैम, रही है आप लोगों को? किसी को क्लियर नहीं आ रही है या? क्लियर है मैम। ओके बेटा, ठीक है, तो लीनियर स्पान जब आपको समझ में आएगा तभी हमको बेसिस भी समझ में आएगा। ठीक है, तो लीनियर स्पान, ओके, तो लीनियर स्पान का मैं आप लोगों को एक एग्जांपल मैंने कल बताया था, एक और एग्जांपल बता रही हूँ। सपोज हम आर क्यूब को ही ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करें, अगर हम आर क्यूब को ले लेते हैं, तो आर क्यूब में अगर इसका कोई, जिसका मैं लीनियर स्पान पूछ रही हूँ, सेट एस को डिफाइन कर लेते हैं 1 0 0 एंड 0 1 0। सपोज सेट एस कंटेन्स दीज टू एलिमेंट्स। ठीक है, तो व्हाट इज लीनियर स्पान ऑफ एस? लीनियर स्पान को डिनोट किया जाता है एल एस इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, इसको वेक्टर क्यों बोला? क्योंकि वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट होते हैं उनको वेक्टर्स बोला जाता है और फील्ड के एलिमेंट्स को स्केलर बोला जाता है। ठीक है, ये तो हमको पहले से ही पता है, फर्स्ट क्लास से क्लियर है ये। तो अब 1 0 0 एंड 0 1 0 के लीनियर कॉम्बिनेशन को डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? कनेक्ट, आप लोग बताओ कि अभी वॉइस क्लियर है? एम आई ऑडिबल? वॉइस क्लियर है आप लोगों को? Yes ma'am. मैम अभी ठीक है। बेटा मैंने चैट बॉक्स में अटेंडेंस के लिए लिंक सेंड किया हुआ है, आप लोग अटेंडेंस फॉर्म भी फिल कर लीजिए। ठीक है, तो अगर हम पहले जो फर्स्ट वेक्टर है उसको a से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड वेक्टर को b से मल्टीप्लाई कर दें, इसको b से मल्टीप्लाई करें और इसको आपस में ऐड कर दें। ठीक है, तो ये हमारा सेट s का लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब इसके ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन होता है लीनियर स्पान, तो लीनियर स्पान एल एस में हमारे पास में आएगा, जो हमने ऊपर पे डिफाइन किया गया है इसको ऐड करके लिख रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a 0 0 आएगा, सेकंड वेक्टर को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 b 0 हमें मिलेगा। ठीक है, इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमको जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलने वाला है वो मिलेगा a b 0, such that where a and b are real number because a overfilled f defined where a and b belongs to set of real number। ठीक है, ये एल एस हमारा
देखिए इसको आप लोग ज्योमेट्रिकली मैथमेटिकली अगर मैं आपसे एक्सप्लेन करने के लिए बोलूं व्हाट इज LS, ठीक है, अगर मैं आपसे ये एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ बेटा, आप लोगों को अननेसेसरीली अपना माइक म्यूट करना है, आपको कुछ पूछना होता है तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग म्यूट रखिए खुद को। ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोग बताओ कि LS में अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 2 3 R क्यूब का ये एलिमेंट LS के पास में होगा कि नहीं होगा? LS के पास में कैसे वेक्टर R क्यूब के कैसे एलिमेंट्स हैं, जिसका पहला टपल रियल नंबर है, दूसरा भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन तीसरे कोऑर्डिनेट ने ऑलवेज जीरो होना है, जिसका जेड कोऑर्डिनेट ऑलवेज जीरो है। LS के पास में ऐसे एलिमेंट्स ऑफ R क्यूब है। तो आप लोग बताओ कि क्या LS लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ LS में 1 2 3 बिलोंग करेगा या बिलोंग नहीं करेगा? नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा बेटा? मैम, क्योंकि जो Z वाला है वो 0 नहीं है। ठीक है, क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट हमारा जीरो होना चाहिए LS में बिलोंग करने के लिए, ठीक है, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू LS, दैट्स व्हाई 1 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू LS, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं -1 10 0, ये हमारा LS में बिलोंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए, क्योंकि ये LS की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो हमारा ये LS है, स्पान का मीनिंग होता है फैलाव, ठीक है, ये LS के अंदर R क्यूब के कितने सारे है, भले हमने उसको, आप लोगों ने क्लास 11th में सेट को लिखने के दो मेथड पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा रोस्टर मेथड, एक पढ़ा होगा सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम, एक एक एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में उसको डिफाइन करके एक लाइन में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपके पास में सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, n इक्वल टू, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम लिख देंगे n सच दैट n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, n इज अ नेचुरल नंबर। such that n is a natural number, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ नीचे, such that n is a natural number। और इसकी रोस्टर फॉर्म में अगर लिखने के लिए हमारे पास में 11th में ये क्वेश्चन होता तो हम इसको लिखते 1 2 3 4 अप टू सो, ठीक है, इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट्स। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। तो इसको, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ही ये इसका स्पान भी आप लोग बोल सकते हो कि इतने सारे एलिमेंट्स इसमें कंटेन होते हैं। तो वैसे LS अगर मैंने AB0 सच दैट AB बिलोंग्स टू R लिखा हुआ है, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। LS का स्पान, आप लोग उसमें ये पूछ रही हूँ कि क्या LS के अंदर R क्यूब के सारे एलिमेंट्स हैं? नहीं है ना, एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल तो यहाँ पर ही है हमारे पास में कि 1 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू LS। सिमिलरली अगर हम 1 1 1 की बात करें, दिस एलिमेंट्स आल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू LS, ठीक है। तो इट मींस हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो LS है, लीनियर स्पान ऑफ सेट S है, ये R क्यूब के ऑल एलिमेंट्स को कंटेन करता है, लेकिन ये R क्यूब के कुछ एलिमेंट्स को कंटेन करता है, ठीक है। अगर ये R क्यूब के ऑल एलिमेंट्स को कंटेन करता तो आप लोग क्या बोलते, जो हमारा ये लीनियर स्पान है, ये पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को स्पान कर दे रहा है, ठीक है। उस केस में हमारे पास में आप लोग ये लिख सकते थे, अगर ये पूरे वेक्टर स्पेस को स्पान करता, आप लोग लिख देते LS इक्वल्स टू R क्यूब, अगर ये R क्यूब के ऑल एलिमेंट्स को स्पान करता उस केस में, ठीक है। एक एग्जांपल अब ऐसा ले लेते हैं जिसमें ये R क्यूब के सारे एलिमेंट्स को स्पान करेगा। जैसे अगर सेट S, वेक्टर स्पेस अभी भी वही रख रहे हैं, वेक्टर स्पेस रख रहे हैं R क्यूब डिफाइन ओवर फील्ड R, ठीक है। और सेट S को अभी कंसिडर कर लेते हैं S इक्वल टू 1 0 0 0 1 0, एक और एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं 0 0 1, ठीक है। अब अभी इस केस में लीनियर स्पान क्या बनेगा, लीनियर स्पान डिफाइन करने के लिए पहले लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन आप लोगों को पता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे निकाला जाता है, जो वेक्टर्स हैं उनको स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 1 0 प्लस C 0 0 1। सपोज ये किसी वेक्टर V का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन। एंड व्हाट इज लीनियर स्पान, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट S इज नोन एज लीनियर स्पान ऑफ सेट S, ठीक है।
तो इसको अब मैथमेटिकली ऐड कर देंगे तो 1 पहले को आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो a00 फर्स्ट टपल हमें ये मिलने वाला है, सेकंड टपल मिलने वाला है 0b0 एंड थर्ड टपल 00c। आपस में तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में ls में आएगा abc such that abc are real number such that abc belongs to r। ठीक है, अब देखो आप एबीसी को एनी रियल नंबर, आपके पास में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एबीसी को आप एनी रियल वैल्यू दे सकते हो। तो एलएस के अंदर अब अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, इससे पहले एलएस हमारे आर क्यूब के ऑल एलिमेंट्स को कंटेन नहीं कर रहा था, क्योंकि इससे पहले एग्जांपल में एलएस में जो थर्ड टपल था यानी कि जेड कोऑर्डिनेट था वो ऑलवेज 0 हमें चाहिए था। ठीक है, लेकिन अभी के केस में एबीसी में बी एनी रियल नंबर। ठीक है, तो इस केस में एबीसी क्या आर क्यूब के ईच एलिमेंट को एग्जिस्ट कर पाएगा। जैसे सपोज हम आर क्यूब का कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं फर्स्ट, दूसरा टपल ले लेते हैं इसका 200, तीसरा ले लेते हैं 300। तो एबीसी तो कोई भी रियल नंबर पॉसिबल है, a can be 100, b can be 200, c can be 300। ठीक है, इट मींस 100, 200 एंड 300 दिस टपल बिलोंग्स टू आर क्यूब। तो आप लोग आर क्यूब का कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट कंसिडर करो, वो हमारा एलएस के अंदर पक्का एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बिकॉज एबीसी में बी एनी रियल नंबर। तो इस एग्जांपल में वी कैन से एलएस स्पान्स कंप्लीट वेक्टर स्पेस, इट मींस एलएस इक्वल टू आर क्यूब आर। ठीक है, अभी हमने बेसिस पढ़ना है, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो क्योंकि अभी आप लोगों ने याद रखना है कि स्पान करने का मीनिंग क्या है। स्पान करने का मीनिंग है क्या जो सेट है वो स्पान यानी कि वो वेक्टर स्पेस के किन किन एलिमेंट्स को जनरेट कर सकता है। स्पान का मीनिंग ये है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कि स्पान का मीनिंग क्या है। लीनियर स्पान डेफिनेशन तो ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट एस इज नोन एज लीनियर स्पान। लेकिन मेन है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आप जो ये कलेक्शन की बात कर रहे हैं, आप किस कलेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बेसिस को पढ़ने के लिए पहले हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एंड लीनियरली डिपेंडेंट सेट पढ़ लें। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने पहले से लिखी हुई है तो आप लोग भी नोट कर लेना। हमने दो टाइप के सेट पढ़ने हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एंड लीनियरली डिपेंडेंट सेट। आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन भी इनकी डेफिनेशन लिखने के लिए भी कभी कभी आ जाती है कि डिफाइन लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, लीनियरली डिपेंडेंट सेट, डेफिनेशन ऑफ लीनियर स्पान। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम में नॉर्मली पूछी जाती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन में इतनी बार क्लास में आप लोगों को बोल रही हूँ तो आप लोगों को मेरे बोलते बोलते ही याद हो जानी चाहिए। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है, अगर आपको, चलो पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर इसको डेफिनेशन को देखें। अगर हमारे पास में कोई एक वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस आते ही मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे बताया था कि वेक्टर स्पेस के लिए हमें 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, 2 सेट की और 2 ऑपरेशन की। ठीक है, सपोज वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। ठीक है, अगर वी हमारा कोई वेक्टर स्पेस है तो लीनियरली हमें ये दिया रहता है कि हमें कोई सबसेट दिया होता है वेक्टर स्पेस का। सपोज एस इज एनी सबसेट ऑफ वी, इसके पास में कुछ एलिमेंट्स होंगे सेट एस के पास में, तो हमें चेक करने के लिए आता है कि दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ठीक है, तो एस के पास में सपोज हम सपोज कर लेते हैं कि एस इक्वल टू, एस के पास में अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, ये भी जरूरी है कि ये सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं। S contains k distinct elements, distinct elements। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जो सेट S है, सेट S हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है या लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सेट S है इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है, अगर हमारे पास में k वेक्टर्स हैं तो हम k स्केलर सपोज करेंगे। सपोज C1, C2, C3, Ck हम स्केलर सपोज करेंगे। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट C1, C2, C3, C4 up to zone Ck are k scalars, are k scalars। ठीक है, तो अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है, हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन को डिफाइन कर लेते हैं। C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस C3 अल्फा 3 प्लस अप टू सोन
सी के अल्फा के इक्वल टू, अब जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इसको हमें इक्वेटिंग टू जीरो करना है, ठीक है, इसको हमें इक्वेटिंग टू जीरो करना है। अब आप लोग मुझे एक सिंपल आंसर दो, ये आप लोग ने वेक्टर तो पढ़ा ही हुआ है, वेक्टर कैलकुलस आपने पढ़ी हुई है, आपके पास में जो C1 अल्फा 1 है, अगर आप लोग, चलो अभी इसका आंसर आप लोग फिर दोगे, पहले मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर दो जो अभी तक आप लोगों ने वेक्टर पढ़ी हुई है। अगर सपोज हमारे पास में ए वेक्टर कोई एक वेक्टर है, ठीक है, और अगर आप इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, किसी स्केलर अगर सी से मल्टीप्लाई करोगे तो सी इंटू ए वेक्टर हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है, बताओ बताओ बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर कोई वेक्टर है उसको किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करते हो, वेक्टर क्वांटिटी हमें मिलती है, ठीक है। तो आप अगर ये जो c इंटू ए वेक्टर है इसको अगर मैं इक्वेट इंटू जीरो करूं तो ये हमारे पास में, इसको मैंने जीरो वेक्टर के इक्वल करना चाहिए या सिंपल जीरो स्केलर के इक्वल करना चाहिए? अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वो जीरो वेक्टर के ही तो इक्वल होनी चाहिए ना। बस समझाना मुझे ये है कि अगर हमारे पास में c इंटू ए वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको इक्वेटिंग टू जीरो करेंगे तो वो जीरो वेक्टर के ही हम इक्वल करेंगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी, वही कंसेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। अगर हमारे पास में ये लीनियर कॉम्बिनेशन है जो हमने डिफाइन किया, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस C3 अल्फा 3 प्लस अप टू सो CK अल्फा के, ठीक है, इसको इक्वेटिंग टू जीरो हमने कर दिया। तो जो जीरो है ये जीरो वेक्टर होगा। अगर ये जीरो वेक्टर है तो ये वेक्टर स्पेस V का एलिमेंट होना चाहिए या फील्ड F का एलिमेंट होना चाहिए? अगर ये वेक्टर है तो बताओ ये V का एलिमेंट होना चाहिए या F का एलिमेंट होना चाहिए? अगर हम जीरो वेक्टर एलिमेंट होना चाहिए। V का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ये भी लिखोगे वेयर जीरो इज, हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे वेयर जीरो इज जीरो वेक्टर ऑफ V, ठीक है, वेयर जीरो इज जीरो वेक्टर ऑफ V, where V0 is zero vector of V, ठीक है। तो अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन को हमने इक्वेट इनटू जीरो बोल दिया, तो कुछ कंडीशन है जिस कंडीशन के अंडर हम उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलते हैं और जिस कंडीशन के अंडर, ठीक है बेटा, तो हम इसको पढ़ रहे थे। अगर हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो वेक्टर के इक्वल करते हैं तो जो स्केलर वैल्यूज हैं इन पे डिपेंड करता है कि इनकी वैल्यूज क्या आती हैं। देखो अगर जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन को आपने इक्वेटिंग टू जीरो किया, ठीक है, अगर आपको इसको इक्वेटिंग टू जीरो करने पे जो स्केलर वैल्यूज हैं C1 C2 C3 CK, ठीक है, अगर इन सबकी वैल्यूज जीरो आती है, अगर इस पूरे लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू जीरो करने पर, अब मैं बाकी चीजों को इरेज कर दे रही हूँ पहले, फिर हम बेटा वॉइस क्लियर है? नो मैम। आई थिंक अब क्लियर होनी चाहिए क्योंकि अभी नेटवर्क ब्रेक नहीं हो रहे, इससे पहले नेटवर्क पूरे नहीं। ओके, तो जो ये स्केलर्स वैल्यू है C1 C2 CK, ठीक है, इन पे डिपेंड करता है कि इनकी वैल्यूज, अगर इन सबकी वैल्यू जीरो आती है, अगर ऑल स्केलर्स की वैल्यू जीरो आती है तो हम वेक्टर्स, हम सेट S को बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन लिख लेते हैं, अगर हमारे पास में ऑल CI इक्वल टू जीरो आ जाते हैं, जो ये I है, I वेरीज फ्रॉम 1 to K, अगर ऑल CI इट मीन C1 C2 C3 CK इन सब की वैल्यू अगर जीरो आती है तो हम सेट S को क्या बोलते हैं? सेट S को उस केस में हम बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। बेटा अभी मैं एब्रिविएशन लिख रही हूँ, अभी डेफिनेशन लिखा रही हूँ, उसमें आगे से जब हम यूज करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को, पूरा लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं लिखेंगे, ओनली L.I. लिखूंगी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए दिस डिनोट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। और इस केस में तो लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलते हैं, तो लीनियरली डिपेंडेंट कब बोलते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट तब बोलते हैं जब कम से कम एक CI की वैल्यू नॉन जीरो आ जाती है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन होती है इफ एट लीस्ट one CI, if at least one CI is not equal to zero, then set S is known as linearly dependent. बेटा नेटवर्क फिर से चले गए थे, आप लोगों को आवाज आ रही है अभी?
Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया अगर ऑल CI की वैल्यू हमारे पास में 0 आती है तो सेट S को हम बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, और अगर किसी एक CI की वैल्यू भी नॉन जीरो आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ठीक है, तो अब पहले आप लोग इसकी मैं डेफिनेशन दिखा दे रही हूँ, आप लोग उसको नोट कर लो, फिर मैं आप लोग को 2-3 एग्जांपल बताऊंगी, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इस डेफिनेशन को आप लोग लिख लो, जो मैंने भी समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन है ये, लेट V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एनी फील्ड F। आप लोग इसकी फोटो भी क्लिक कर सकते हो, फिर नोट कर लेना। देन एनी सेट S डिफाइंड एज V1 V2 V3 Vk। अगर उसके पास में कोई, वहां पे मैंने अल्फा के टर्म पे लिखा है, यहाँ पे V की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम सेट S को डिफाइन कर दें V1 V2 V3 Vk, बेटा नेटवर्क फिर से ब्रेक हो गए थे, तो आप लोगों को, आप लोगों ने कितने तक, आप लोगों ने लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन सुनी है? कहाँ से रिपीट करना है? वैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में समझा चुकी हूँ, मैं ये डेफिनेशन आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग इसकी फोटो क्लिक करके फिर से नोट कर सकते हो। बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है क्या अभी? Yes, ma'am. भी आ रही है ओके ओके, मैम। मुझे लगा आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, तो जो ये हमारे पास में जो सेट है इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कब बोलते हैं? जब हमारे पास में हम इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन करते हैं। मैं ये पहले आप लोगों को समझा चुकी हूँ, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस AK VK इक्वल टू 0 फॉर ऑल AI इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमारे पास में इस कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 करते हैं, और जो ये हमारे पास में जितने भी स्केलर है, बेटा जो ये नोटेशन है ये मैथमेटिकल नोटेशन है, आपको पता होना चाहिए। ये नोटेशन होता है फॉर ऑल के लिए। ठीक है, आप लोगों को शायद पता होगा, जिसको नहीं पता है तो आप लोग इसको नोट करना कि जो ये नोटेशन होता है, दिस नोटेशन डिनोट्स फॉर ऑल। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है इक्वेटिंग टू 0 फॉर ऑल AI इक्वल टू 0 वेर I वेरीज फ्रॉम 1 to K। ठीक है, इट मींस A1 भी 0 आना चाहिए, A2 भी 0 आना चाहिए, A3 0 आना चाहिए, A4 0 आना चाहिए, अप टू सोन AK भी 0 आना चाहिए। तो इट मींस अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन को हम 0 के इक्वल करते हैं, एंड जितने भी यहाँ पे स्केलर हैं, ऑल स्केलर की वैल्यू अगर 0 आती है तो इसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बोलते हैं। और अगर एक स्केलर की वैल्यू भी नॉन जीरो आ जाती है तो उसको लीनियरली डिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सिर्फ और सिर्फ तब बोलते हैं जब ऑल स्केलर्स की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है डेफिनेशन में। अगर ऑल स्केलर्स 0 तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर एक स्केलर भी नॉन जीरो है तो लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो अब एग्जांपल देखते हैं इसका, आप लोग ये डेफिनेशन देख लेना। बेटा इस डेफिनेशन में मैंने ये नहीं लिखा हुआ है, आप लोग ये लिख लेना कि जो ये 0 है, मैं आपको मैंने समझाया था, जो ये 0 होता है, 0 किसका एलिमेंट होता है? V का एलिमेंट होता है। तो आप लोग लिखना वेर 0 इज 0 वेक्टर ऑफ V। ठीक है, आप लोग इसको दोनों डेफिनेशन में लिखना कि 0 इज 0 वेक्टर ऑफ V। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 2 एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोगों ने बताना है कि कौन सा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा और कौन सा सेट लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा। अभी हम पूरी मेथड से करेंगे, फिर जब आप लोगों को मेथड समझ में आ जाएगी फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि आपको एग्जाम में कैसे कम टाइम में चेक करना है कि सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोगों को चेक करना है कि कौन सा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और कौन सा डिपेंडेंट होगा। हम वेक्टर स्पेस V ले रहे हैं R क्यूब का। मैं सारे एग्जांपल आपको R क्यूब के इसलिए बता रही हूँ कि आपकी कंटिन्यूटी बनेगी R क्यूब। ठीक है, तो अगर सपोज वेक्टर स्पेस है हमारा R क्यूब डिफाइंड ओवर सेट ऑफ रियल नंबर R। ठीक है, तो सेट S को डिफाइन कर ले रहे हैं, सेट S इक्वल टू 1 0 0। चलो एक ये अपने आप में एग्जांपल है, मैं आप लोग को 4 एग्जांपल दे रही हूँ। दूसरा एग्जांपल S2 1 0 0 0
1 0। अब इसके पास तो मैंने एक और वेक्टर बढ़ा दिया, पहले सिर्फ एक वेक्टर था, अब इसमें 2 वेक्टर है। तीसरा S3 में एक और वेक्टर बढ़ा देते हैं, 1 0 0 0 1 0 1 1 0। ये थर्ड एग्जाम्पल है। एंड लास्ट वन, फोर्थ, 1 0 0। सेकेंड वेक्टर है इसका 0 1 0 एंड थर्ड वेक्टर इज 0 0 1 एंड लास्ट वेक्टर है 1 1 1। ठीक है, इसमें 4 है बेटा। इस 0 को भी मैं 1 कर दे रही हूँ, ठीक है। नहीं चलो, पहले वाला एग्जाम्पल ठीक था, वो उसको 0 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों को पहले कुछ क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ, फिर आप लोग आंसर दोगे। तो हम लोग कोई भी सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है कैसे देखते हैं, पहले उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसको इक्वेटिंग टू 0 करते हैं, ठीक है। तो जो सेट S1 है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन तो आप लोग मुझे बता सकते हो, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा बताओ। क्या करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 1 1 0 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा A इंटू 1 0 0। ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है चेक करने के लिए इसको इक्वेटिंग टू 0 करते हैं, ठीक है। तो इक्वेटिंग टू 0 करने के बाद देखो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि हमें इस A की वैल्यू निकालनी है। अगर इस A की वैल्यू 0 आती है तो जो सेट S1 है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और अगर A की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा। डेफिनेशन अभी हम पढ़ के आए, ठीक है। मैंने ये अपने मन से नहीं बोला है, ये डेफिनेशन है कि अगर स्केलर की वैल्यू 0 आती है तो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और अगर एक स्केलर की वैल्यू भी नॉन जीरो आ जाती है तो सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो A से अगर इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा A 0 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेटा आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि जो हमारा आर क्यूब होता है, आर क्यूब जो वेक्टर स्पेस है, इस वेक्टर स्पेस का जो 0 वेक्टर होगा, इसका 0 वेक्टर भी तो हमारा क्या होना चाहिए, 0 0 0 होना चाहिए, 3 टपल होने चाहिए ना उसके पास में भी। तो जो चीज मैंने बोली ये आपको समझ में आई? यस मैम। ओके बेटा, तो अगर मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में भी बोला था, दोबारा से मैं आप लोगों को डेफिनेशन दिखा दे रही हूँ कि जो ये 0 है यहाँ पे, दिस 0 इज 0 वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस V, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास में जो हम एग्जांपल कर रहे हैं, तो ये 0 क्या होना चाहिए, 0 वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस R क्यूब होना चाहिए, ठीक है। तो R क्यूब के केस में 0 वेक्टर क्या होता है, उसके पास में 3 टपल होने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम करेंगे इक्वेटिंग टू 0 0 0। क्यों किया इक्वेटिंग टू 0 0 0, ये समझ में आ गया ना, इसीलिए डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। अगर आप लोग सिंपली 0 याद रखोगे, अगर यहाँ पे ये R स्क्वायर होता, 2 डायमेंशनल स्पेस होता, तो यहाँ पे 0 वेक्टर होता टपल 0 0, उस केस में ये 0 वेक्टर होता 0 0, ठीक है। और अगर 1 डायमेंशनल स्पेस होता तो ओनली 0 होता, ठीक है। हम R क्यूब पे पढ़ रहे हैं तो R क्यूब का 0 वेक्टर होता है 0 0 0, ठीक है। अब आपस में कोई भी दो, ये चीज तो सिंपल मैथ की कैलकुलेशन है, अगर हमारे पास में आर क्यूब के कोई भी 2 टपल है, ये आपस में इक्वल कब होते हैं, जब उसका फर्स्ट टपल इसके फर्स्ट टपल के इक्वल हो, सेकंड टपल सेकंड के इक्वल हो, थर्ड टपल थर्ड के इक्वल हो, ठीक है। तो जो ए है, ए दूसरे वाले वेक्टर के फर्स्ट टपल के इक्वल होगा, तो ए इक्वल टू 0 आ गया। सेकंड में देखो 0 तो 0 के इक्वल ऑलरेडी है, और जो थर्ड टपल है यहाँ का, वो यहाँ के थर्ड टपल के इक्वल ऑलरेडी है। तो आपके पास में ए की वैल्यू क्या आ गई, 0। हमें यही तो चाहिए था, ए की वैल्यू 0 आ गई, तो सेट S1 क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ए की वैल्यू 0 आई है हमारे पास में, सिर्फ एक स्केलर है और उसकी लीनियरली, ठीक है। तो सेट S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब सेम ऐसे ही हमें S2 को चेक करना है, तो S2 को चेक कर लेते हैं कि S2 हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट आता है या डिपेंडेंट आता है। अब S2 है, उसके पास में 2 वेक्टर हैं, तो अब हमारे पास में स्केलर वैल्यू भी 2 होंगी। पहला वेक्टर तो अभी भी हमारा 1 1 1 0 0 है, दूसरा वेक्टर है अभी हमारा 0 1 0। तो 0 1 0 के लिए एक और स्केलर वैल्यू सपोज कर लेते हैं B, या आप लोग A1 A2 X Y कुछ भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर नोटेशंस।
आपकी चॉइस है कि आपने क्या यूज करना है। ठीक है, तो अभी अब मैं S2 के लिए कैलकुलेशन कर रही हूँ। हमारे पास में पहला वेक्टर है 1 0 0, दूसरा वेक्टर है 0 1 0 0 1 0। ये लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। इसको हम करते हैं इक्वेटिंग टू जीरो वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस V। ठीक है, तो जीरो वेक्टर अभी भी हमारे पास में 0 0 0 है, क्योंकि अभी भी वेक्टर स्पेस हमारा R³ चल रहा है। अब इन दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करेंगे। फर्स्ट वेक्टर है A 0 0, चलो मैं इसमें कैलकुलेशन पूरी कर दे रही हूँ। फर्स्ट टपल से आएगा A 0 0, दूसरे को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 0 B 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0 0 0। अब आपस में इन दोनों को ऐड करेंगे तो बाय एडिंग दीज टू वेक्टर्स A B 0 इक्वल टू 0। बेटा लाइट नहीं है तो वाईफाई से अगर क्लास होती है तो इतना डिस्टरबेंस नहीं आता है। बार बार नेटवर्क लॉस्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कैलकुलेशन की थी। तो ये दो वेक्टर हमारे आपस में इक्वल होंगे जब फर्स्ट टपल दूसरे फर्स्ट टपल के इक्वल होगा और यहाँ का सेकंड टपल यहाँ के सेकंड टपल के इक्वल होगा। थर्ड टपल तो देखो दोनों के इक्वल है, ये भी 0 है और दिस इज ऑल्सो 0। तो हमारे पास में A इक्वल टू आ गया अगेन 0 एंड B इक्वल टू अगेन 0। तो S2 वेक्टर क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? बताओ। सेट S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अब बेटा S3 आपके लिए डिपेंडेंट। आप लोग जल्दी से कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कि S3 आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहा है कि डिपेंडेंट आ रहा है। दो कैलकुलेशन मैंने करी है, फिर फोर्थ को मैं बताऊंगी, थर्ड को आपने मुझे कैलकुलेशन करके बताना है कि सेट S3 लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो S3 की कैलकुलेशन आप लोग करो। मैथ्स की क्लास के टाइम पे आपके पास में पेन कॉपी हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, मैथ्स सिर्फ देख के समझ में नहीं आती, आप लोग खुद से भी लिखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो S3 की कैलकुलेशन आप लोग मुझे करके बताओ। बेटा S3 सेट आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहा है डिपेंडेंट आ रहा है? पहले आप लोग करो, नहीं आएगा तब मैं बताऊंगी। लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट किसने दिया आंसर? लीनियरली डिपेंडेंट नाम बताओ बेटा अपना। भावना पांडे। भावना, ठीक है। भावना का लीनियरली डिपेंडेंट आया और दूसरी किसी की आवाज लीनियरली इंडिपेंडेंट भी आई थी, वो किसकी आवाज थी? बेटा आपकी अपनी क्लास है, आपने डरना नहीं। ठीक है, तो भावना ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। हमारा जो S3 सेट है वो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन मैं क्योंकि अगर किसी को नहीं आया है तो आप लोग कह सकते हो कि मैम इसको सॉल्व करके बताओ। जब भावना ने इसको कर लिया है तो बाकी से भी ये होना चाहिए। ठीक है, तो S4 को अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। S3 आपका लीनियरली डिपेंडेंट आया होगा क्योंकि कोई एक वैल्यू आपकी नॉन जीरो आई होगी। ठीक है, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन लास्ट S4 को चेक करते हैं कि S4 हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट आता है या डिपेंडेंट आता है। हमारे पास में पहला वेक्टर 1 0 0 है, सेकंड वेक्टर 0 1 0 है, थर्ड वेक्टर है तो थर्ड वेक्टर के लिए C यूज कर लेते हैं प्लस C इंटू 0 0 1 0 0 1 प्लस D इंटू 1 1 1 इक्वेटिंग टू जीरो वेक्टर ऑफ R³ तो इट मींस दिस इज अगेन इक्वल टू 0 0 0। अब इसमें हमारे पास में देखो वेरिएबल ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास में आएगा, लेकिन कैलकुलेशन टफ नहीं है यहाँ पर भी। हमारे पास में A प्लस D आने वाला है, A प्लस D फर्स्ट टपल आने वाला है एंड सेकंड टपल आने वाला है B प्लस D एंड थर्ड टपल आने वाला है C प्लस D इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। तो हमारे पास में चार इक्वेशंस आएंगी यहाँ से, नहीं तीन इक्वेशन आएंगी। A प्लस D इक्वल टू 0, फर्स्ट टपल इज इक्वल टू फर्स्ट टपल ऑफ सेकंड वेक्टर एंड B प्लस D अगेन इक्वल टू 0 एंड C प्लस D इक्वल टू 0। C प्लस D इक्वल टू 0। देखो क्या किया है, इसका फर्स्ट टपल इसके फर्स्ट टपल के इक्वल किया है, इसका सेकंड टपल इसके सेकंड टपल के इक्वल किया है एंड थर्ड टपल के इक्वल किया है।
तो आप लोग मुझे कैलकुलेशन करके बताओ कि ए बी सी डी की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में, ए बी सी डी की वैल्यू। अब ये कैलकुलेशन आप लोग मुझे करके बताओ कि ए बी सी डी की वैल्यू -d माइनस डी 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 ऐसे कुछ क्या आ रही है, ए की वैल्यू माइनस डी आ रही है, बी की वैल्यू भी माइनस डी आ रही है, सी की वैल्यू आ रही है ना, और डी की वैल्यू भी, और डी इज एनी रियल नंबर। देखो बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है ना, आप लोगों ने मुझे खुद से ही आंसर देना है, ठीक है। ए की वैल्यू तो हमारी माइनस डी आ रही है, और बी की वैल्यू भी आ रही है माइनस डी आ रही है, एंड सी की वैल्यू भी माइनस डी आ रही है, यानी कि डी पे डिपेंड कर रहा है। आप ये कह सकते हो कि जो एबीसीडी की जो वैल्यूज है वो डी पे डिपेंड कर रही है, और डी में बी एनी रियल नंबर। अगर डी की वैल्यू है तो ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू 1, ठीक है। और अगर डी की वैल्यू 2 है तो ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -2 एंड डी की वैल्यू 2। इट मींस आपकी ए बी सी की वैल्यू डिपेंड कर रही है डी पे। अगर डी 0 होता है तो ए बी सी डी ऑल 0 आ जाएंगे, लेकिन अगर डी नॉन जीरो होता है तो ए बी सी डी ऑल नॉन जीरो आएंगे। ये चीज समझ में आया कि अगर डी 0 होता है सिर्फ उस केस में ए बी सी डी 0 आने वाले हैं, और अगर डी नॉन जीरो होता है तो ए बी सी डी भी नॉन जीरो आएंगे। इट इज क्लियर बेटा, समझ में आई ये चीज जो मैंने बोली कि अगर आपका डी 0 आ रहा है तभी एबीसीडी की वैल्यू हमारी 0 आ रही है। अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो एबीसीडी की वैल्यू भी 0 आती है, तब ए बी सी ये भी 0 आते हैं। देखिए अगर डी की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है तो ए बी सी डी की वैल्यू भी नॉन जीरो आ रही है। तो जो हमारे पास में स्केलर्स हैं, जो स्केलर्स हैं वो तो ऑलवेज हमारे 0 होनी चाहिए, उन पे कोई कंडीशन वो डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि इस केस पे 0 आ रहा है, इस केस पे नॉन जीरो आ रहा है। जो एबीसीडी है, इससे पहले के जो भी S1 सेट था लीनियरली इंडिपेंडेंट था, S2 सेट था लीनियरली इंडिपेंडेंट था, वहां पे ऐसा नहीं हो रहा था कि कभी ए 0 बन रहा है कभी नॉन जीरो बन रहा है। जो स्केलर थे वो ऑलवेज 0 बन रहे थे, ठीक है। तो स्केलर्स ऑलवेज 0 बनने चाहिए, ये नहीं कि कभी 0 बने कभी नॉन जीरो। और यहाँ पे तो स्केलर्स 0 सिर्फ तब बन रहे हैं जब डी की वैल्यू 0 होगी, और अगर डी की वैल्यू नॉन जीरो बन रही है तो स्केलर्स भी नॉन जीरो बन रहे हैं। तो अब आप लोग खुद आंसर दो कि S3 को आप लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट कैटेगरी में रखोगे या लीनियरली डिपेंडेंट। S4, सॉरी मैं S4 के बारे में पूछ रही हूँ, S4 मैंने रेज कर दिया है, S4 के लिए मैं पूछ रही हूँ कि S4 सेट हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट। बताओ। डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट, ओके बेटा। तो हमें समझ में आ गया कि आप लोगों को कोई भी सेट दिया हुआ है तो उसको कैसे चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा। आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया है, और अगर वो जो भी वेक्टर, जिस भी वेक्टर के एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसके जीरो वेक्टर के इक्वल करना है, फिर कैलकुलेशन करनी है, स्केलर्स की वैल्यू निकालनी है। अगर ऑल स्केलर्स की वैल्यू 0 आ जाती है तो सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर एक स्केलर की वैल्यू भी नॉन जीरो आ जाती है तो सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। किसी भी वेक्टर स्पेस का बेसिस क्या होता है। आप लोगों के सिलेबस का ये कौन सा टॉपिक है, अभी सम एंड डायरेक्ट सम इन्होंने सिलेबस में पहले लिखा हुआ है, लेकिन सम एंड डायरेक्ट सम बाद में पढ़ा जाता है। इस पहले हम लीनियरली डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं, फिर बेसिस डायमेंशन पढ़ेंगे, उसके बाद जाके हम पढ़ेंगे सम एंड डायरेक्ट सम, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस, कि व्हाट इज बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। अब हम पढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। बेटा जैसे बेस बोला जाता है किसी भी, अगर पहले जब कोई भी अगर अपना घर बनाता है तो उसका पहले वो बेस या फाउंडेशन डालता है, ठीक है। तो बेस क्या होता है, किसी भी चीज का बेस यानी कि फाउंडेशन। जो अगर आप लोग, अगर हम किसी भी कमरे में बैठे हुए हैं तो उसका बेस, उस कमरे की जो फाउंडेशन क्या है, उसका हमारा जो ये कमरा है बेस पे टिका हुआ है, ठीक है। किसी भी चीज की जो, अगर नॉर्मली अगर हम बेस के बारे में पूछें, ठीक है, मैथ्स का स्टूडेंट नहीं है उससे अगर हम पूछेंगे किसी भी चीज का बेस क्या होता है, बेस इट मींस कोई भी जिस भी चीज के बेस की हम बात कर रहे हैं, जिस पे वो चीज बनाई गई है, ठीक है, उसकी फाउंडेशन क्या है।
तो वैसे वेक्टर स्पेस का बेस वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है जिसकी हेल्प से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट हो सकता है। जैसे किसी भी घर की फाउंडेशन या बेस यानी कि फर्श अगर नहीं होगा तो कैसे आप लोगों का घर बनेगा, ठीक है। पहले फाउंडेशन डाली जाती है कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके बाद जाके पहले साइड वॉल्स लगती हैं, फिर छत पड़ती है। वैसे ही वेक्टर स्पेस का बेस काम करता है, ठीक है। बेस यानी कि बेस हमारी वेक्टर स्पेस का वो पार्ट होता है जिसकी हेल्प से आप पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। जो बेस का कंसेप्ट नॉर्मल लाइफ में होता है वही कंसेप्ट हमारा वेक्टर स्पेस में भी बेस का है, ठीक है। तो बेस को डिफाइन कैसे किया जाता है, पहले मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, फिर इसको हम एग्जांपल से पढ़ेंगे, ठीक है। आपके पास में ये डिफाइन करने के लिए भी आता है और क्वेश्चन आता है कि आपको कोई वेक्टर स्पेस दिया हुआ होगा, उसका आपको सेट दिए हुए होंगे और पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो पहले जब आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आएगी तो आप लोग फिर एग्जांपल तो आप खुद से मुझे बताओगे कि बेसिस कौन सा होगा और कौन सा बेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें लिंक होके चलती है। अगर आप लोग को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, लीनियरली डिपेंडेंट सेट, लीनियर स्पान, बस ये तीनों अगर जब फिर से बफरिंग हो रही थी ना, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही होगी। अभी वॉइस क्लियर है? या मैम। ओके बेटा, मैं अटेंडेंस के लिए लिंक फिर से सेंड कर दे रही हूँ, आप लोग फिल कर लेना। ओके तो बेसिस की डेफिनेशन मैं लिख रही हूँ, आप लोग भी उसको साथ साथ में लिख लो। लीनियर ये चीज तो आप लोग सब जगह पे ही आप लोगों ने लिखना ही है नॉर्मली, ठीक है। लेट वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एनी फील्ड एफ, लेट वी इज अ वेक्टर स्पेस over any field f, over any field f, over any field f, then any set, किस सेट को हम बेसिस बोले, ठीक है। then any set b, then any set b is known as basis, is known as base of a vector space, is known as base of a vector space, is known as base of a vector space if दो कंडीशन इस सेट ने सेटिस्फाई करनी चाहिए। इफ फर्स्ट कंडीशन होती है सेट बी इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ठीक है। सेट बी इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, पहली कंडीशन ये उसमें सेटिस्फाई करनी चाहिए कि जो सेट है वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है कि जो ये बेसिस बी है, जो ये सेट है, इसका अगर आप लोग लीनियर स्पान निकालोगे एल बी, ये वेक्टर स्पेस के इक्वल आना चाहिए। और अगर इसी को मैं इन वर्ड्स लिख दूं तो इसी को हम लिखेंगे दैट इज, बेटा जो ये एब्रीविएशन है आई डॉट ई डॉट, ये दैट इज का एब्रीविएशन है, ठीक है। कुछ मैथमेटिकल नोटेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि फॉर ऑल क्या होता है, जो ये नोटेशन होता है ये फॉर ऑल का होता है, और अभी मैंने लिखा है दैट इज, ये होता है हमारा दैट इज का एब्रीविएशन, ठीक है। दैट इज, मैं इस डेफिनेशन को कंप्लीट कर रही हूँ। दैट इज सेट बी spans वेक्टर स्पेस V, वेक्टर स्पेस V। बस अगर ये दोनों कंडीशन, हमारा कोई भी वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट दिया है और ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो उस सेट को हम बेस बोल देते हैं, ठीक है। तो पहला आप लोगों ने चेक करना होता है कि जो गिवन सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है या नहीं। दूसरा आपने चेक करना होता है, आप लोग उसका लीनियर स्पान निकालोगे। अगर उसका जो लीनियर स्पान है वो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को स्पान कर दे रहा है, ठीक है, यानी कि उसकी हेल्प से एक कोई छोटा सा सेट दिया हुआ है और वो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दे रहा है। जैसे घर की फाउंडेशन फर्श है, फर्श डालते हैं और उस पे ही सारी चीजें टिकी हुई रहती है, ठीक है, उसकी हेल्प से हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो वैसे ही अगर हमारे पास में कोई ऐसा सेट है उसके पास में, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल किया था आज ही, मैं अगर वो मैंने हटाया नहीं है तो उसको मैं दिखा देती हूँ उस एग्जांपल को।
शायद मैंने वो इरेज कर दिया, आप लोग को मैंने समझाया था, एक एग्जांपल लिया था हमने जिसमें हमारा जो लीनियर स्पान है, ये आई थिंक मैंने एग्जांपल इरेज कर दिया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास में जो भी सेट एस दिया हुआ है उसका लीनियर स्पान अगर हमारे पास में पूरे पूरे वेक्टर स्पेस को अगर जनरेट कर देता है, ठीक है, अगर एल एस इक्वल टू आर क्यूब हो जाए, ठीक है, तो आप लोगों को एक तो लीनियर स्पान चेक करना आना चाहिए, दूसरा हमारा सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कैसे चेक किया जाता है ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये कोई भी सेट इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो उस सेट को हम उस वेक्टर स्पेस का बेस बोलेंगे, अदरवाइज बेस नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद डायमेंशन भी यहीं पे लिख लेते हैं, उसके बाद जाके हम एग्जांपल को लिखेंगे, ठीक है। अगर आपका जो ये सेट बी है, अगर इसके पास में फाइनाइट एलिमेंट है तो वेक्टर स्पेस को हम बोलेंगे कि उसकी डायमेंशन फाइनाइट होगी, और वो बी के पास में जो बेस है उसके पास में इनफाइनाइट एलिमेंट है तो उसकी डायमेंशन को हम बोलेंगे इनफाइनाइट होगी। तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन वो नंबर होती है जितने उसके बेस के पास में एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अगर सपोज बेस के पास में एक एलिमेंट है तो वो हमारा वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा, और अगर उसके बेसिस के पास में दो एलिमेंट हैं तो वो टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा, तीन एलिमेंट है तो थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा, 10 एलिमेंट है तो 10 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा। सच एज इफ B has infinite element then vector space V is known as infinite dimensional vector space। तो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेस B, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस भी लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल करेंगे। डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। तो इसके लिए लिख लेते हैं लेट V is a vector space, लेट V is a vector space। बेटा अगर आप लोग ओवर एनी फील्ड F नहीं बोलते हो तो आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि वेक्टर स्पेस कभी भी किसी फील्ड के ओवर डिफाइन किया जाता है, ठीक है। लेट V is a vector space over any field F, over any field F, and B is basis of V, and B is basis of vector space V, basis of vector space V। Then if B has finite element, 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 then V is known as finite dimensional vector space, then V is known as finite dimensional vector space, finite dimensional vector space। और अगर इनफाइनाइट एलिमेंट है तो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। And if V has infinite element, if V has infinite element, infinite elements, then V is known as infinite dimensional vector space. Then V is known as infinite dimensional vector space. Then V is known as infinite dimensional vector space. Infinite dimensional vector space. ठीक है, तो इट मीन्स डायमेंशन ऑफ V क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेस। फाइनली फॉर्मूला लिख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ V, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V को डिफाइन किया जाता है इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स बेसिस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in its basis, in its basis।
तो हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट पढ़ लिया, लीनियरली डिपेंडेंट सेट पढ़ लिया, उसके बाद हमने व्हाट इज बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस भी पढ़ लिया, और किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होती है ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल अगर अभी करेंगे तो फिर हमारा टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जांपल मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है इनमें से अगर किसी भी को भी कोई डाउट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कैसे चेक किया जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट कैसे चेक किया जाता है, लीनियर स्पान कैसे निकाला जाता है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और डायमेंशन सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आप लोगों को सारी चीजें आ गई है तो किसी भी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन तो होती है। अगर आपने पहले बेस निकालना है, उसके बेसिस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वही उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है। ठीक है, वेक्टर बेसिस में अगर 15 एलिमेंट है तो डायमेंशन भी 15 हो जाएगी। तो जितने भी एलिमेंट वेक्टर स्पेस के बेसिस में है उतनी ही उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम कल देखेंगे। किसी को कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।